हाँ भाई दोस्तों, नमस्कार भाई सभी को। देखो भाई, यहाँ पर हम बच्चों डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक नई वैकेंसी आई है एनआईसी में, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है। और ये कुछ वैकेंसीज आई हैं जिसकी एज और एलिजिबिलिटी मैच हो रही है। बहुत अच्छी जॉब है, वो इसको फिल कर सकता है। एनआईसी के बारे में आप सब जानते ही होंगे। जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज का या गवर्नमेंट वेबसाइट कोई भी आप ओपन करोगे, उसमें लिखा रहता है डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय एनआईसी। ठीक है। जिसकी प्रोग्रामिंग अच्छी है वो एनआईसी ज्वाइन कर सकता है। जिसको आईटी रिलेटेड सर्वर नेटवर्किंग इनमें अच्छा वो है, मतलब शौक है, तो वो एनआईसी ज्वाइन कर सकता है। एनआईसी बहुत अच्छी जॉब है यहाँ पर, और ग्रेड पे भी बहुत अच्छा इसमें मिलता है। ठीक है। और आईटी सेक्टर की है बेसिकली यहाँ पे। वेबसाइट सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट के सब एनआईसी हैंडल करती है। ठीक है। और अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एनआईसी हैंडल तो करती है, थर्ड पार्टी को भी कर लेती है। आपकी जॉब खत्म, मेन ये होता है गवर्नमेंट में वो मैनेज करने का काम है। ठीक है। तो देखो बेसिकली यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नाइलेट का आपने नाम सुना होगा। नाइलेट के थ्रू एनआईसी में जो है वैकेंसी रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी जो पोस्ट निकली हैं, वैकेंसीज निकली हैं, वो तीन पोस्ट पे है। एक साइंटिस्ट बी, गेजेटेड ऑफिसर होते हैं ये। एक साइंटिफिक ऑफिसर या इंजीनियरिंग इंजीनियर होते हैं, ये भी गेजेटेड ऑफिसर होते हैं। एक साइंटिफिक या टेक्निकल असिस्टेंट, इनके ये नॉन गेजेटेड होते हैं। वो लेवल 10 पे है साइंटिस्ट बी, और ये लेवल 7 की, ये लेवल 6 की। बहुत अच्छी है, सारी की सारी अच्छे लेवल पे है। ठीक है। साइंटिस्ट में अगर आप बात करें, टोटल वैकेंसी 71 है यहाँ पर। टोटल वैकेंसी 71 है, जिसमें हमारे पास जनरल कैटेगरी की 30 है, एससी की 10, एसटी की 5 और ओबीसी 19, ईडब्ल्यूएस में 7 है। साइंटिफिक ऑफिसर में 196 वैकेंसी है, और टेक्निकल असिस्टेंट की 331 वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है। अब इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करेंगे, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, पेपर के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। क्या होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात अगर हम करें, तो एलिजिबिलिटी में अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो आपके पास बीटेक हो, एमटेक हो, एमएससी आईटी हो, एमसीए हो, बी लेवल हो, एमफिल हो। ठीक है। या हमारे पास मास्टर डिग्री, एमएससी आईटी सीएस वगैरह, ये सारी चीजें। देखो बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में बीटेक हो, या आपका नाइलेट का बी लेवल हो। ठीक है। आप एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के हो, और ग्रेजुएट किया हो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से, टेलीकम्युनिकेशन से। इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी फिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भी, कंप्यूटर साइंस वाले भी, कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्किंग सिक्योरिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट, साइबर लॉस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है। तो इसमें मतलब कोई भी सिंगल या कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट आपने पढ़े हो, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम अगर साइंटिफिक ऑफिसर की बात करें, तो उसमें भी एमएससी, एमएस, एमसीए, बीटेक, आप उन्हें कुछ भी किया हो उनमें से चल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले भी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी, और कंप्यूटर साइंस वाले भी, सीएसआईटी, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी यही है। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो जो इस चैनल पे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मे बी सबका ही होगा। ठीक है। किसी ने बीटेक की हुई है, किसी ने एमसीए किया हुआ है, किसी ने एमटेक किया हुआ है। हमारे चैनल पे जो जुड़े हुए हैं बच्चे, तो सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन का तो होगा। एज की बात आ जाती है। अब एज की क्वालिफिकेशन इसमें थोड़ी वो है। ठीक है। डीएसएसबी की तरह ही है भाई। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 30 साल की एज लिमिट रखी हुई है। ठीक है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए अपर एज लिमिट 30 है, एससी एसटी के लिए 35 है, ओबीसी के लिए 33 है।
नॉन क्रीमी लेयर। पीडब्ल्यूडी में है वो 40 साल तक कर सकते हैं। सर्विस कैंडिडेट है तो जनरल वालों के लिए 35 हो जाएगी, SC ST वालों के लिए 40 हो जाएगी, OBC के लिए 38 हो जाएगी। अब ये सर्विस कैंडिडेट का मतलब क्या है? सर्विस कैंडिडेट वे होंगे, 5 साल की रिलैक्सेशन उनको मिलेगी जो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कर रहे हो सेम लाइन में, ठीक है, यानी सेम फील्ड में, इसी तरह के फील्ड में अगर वो काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब IT डेवलपमेंट से रिलेटेड इन्हीं पोस्ट पे अगर वो काम कर रही हैं, ठीक है, तो वो आप जो है इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 साल की आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं कि कहाँ पर ज्वाइनिंग होगी, कहीं पे भी हो सकती है। एक लड़की है भारती, ठीक है, वो हमारी पिछले 2 साल हो गए वो पोस्टिंग हुई थी। एक लड़की और है दीपिका, उसका भी नाइलेट में है, ठीक है। एक दिल्ली में, एक हरियाणा में पोस्टेड है। तो बेसिकली नाइलेट के थ्रू जो है अच्छी वैकेंसी, वो टेक्निकल असिस्टेंट पे पोस्ट पे जो है वहां पे जॉब कर रहे हैं। अब कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है, तो ये लिंक दिया हुआ है kalikut.nailet.in/nic23। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी ईमेल आईडी से अपनी डिटेल करनी है और पेमेंट कर देना है, आपका अप्लाई हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ पे लिंक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसमें डेट की बात करें कब से कब तक है, तो 4 मार्च, आज 4 मार्च, ये 4 मार्च में जो है ये स्टार्ट हो गया है 10 बजे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, और 4 अप्रैल तक 5:30 बजे तक रहेगा, ठीक है। एग्जाम कब होगा उसकी डेट बाद में डिसाइड की जाएगी, अभी डिक्लेयर नहीं है, वैसे 1-2 महीने में वो एग्जाम करा देते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले रजिस्टर कर लेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद लॉगिन कर लेंगे, अपनी डिटेल डालनी है, बस अपना फोटो और साइन अपलोड कर देना है, ये सारी चीजें, और अपनी डिटेल डाल के अपलोड करके पेमेंट कर देंगे। बहुत ही सिंपल, जैसे बाकी फॉर्म भरे जाते हैं उसी तरह से है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। देखो इसके बाद जो है यहाँ पर हम एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है। कैटेगरी के लिए देखो SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, फ्री है भाई, बहुत अच्छी बात है। लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री कर रखी, SC ST PWD के लिए भी फ्री कर रखा, कम से कम किसी के लिए तो कर रखा, KVS वालों के लिए की तरह इतनी सारी फीस तो नहीं कर रखी। जनरल और OBC वालों के लिए 800 रुपये फीस है, ठीक है। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 800 रुपये हर पोस्ट के लिए देने होंगे, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे 3 पोस्ट निकली हुई है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो एक साथ ही, ठीक है। आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी, साइंटिफिक ऑफिसर के लिए भी, और साइंटिस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तीनों के लिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी हो रही है। 800 रुपये प्लस GST जो भी लगेगा वो होगा इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो है MCQ टाइप का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा इसमें। 3 घंटे के पेपर में 120 क्वेश्चन आते हैं, और 120 में से 65% क्वेश्चन जो है आपका टेक्निकल पार्ट के होंगे, सब्जेक्ट के होंगे, और 35 क्वेश्चन जर्नल होते हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 0.25 जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। पास करने के लिए मिनिमम परसेंटेज जो है 50% है, जनरल और EWS के लिए 40%, OBC 30%, SC ST, इतने मार्क्स कम से कम आने चाहिए, ठीक है, एग्जाम क्लियर करने के लिए, अगर आप यहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम पास करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए हो, साइंटिफिक असिस्टेंट, तो इंटरव्यू भी होगा, जिसमें इंटरव्यू का वेटेज 15% रहेगा, और जो रिटन एग्जाम है उसका 85% रहेगा। जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस है, इसमें किस तरीके से होगा, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन भी होगा, अगर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्म है, जो एलिजिबल है वो कैंडिडेट भर सकते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कल मैं रात को ऐसे ही वीडियो देख रहा, 2-3 घंटे तक मैंने देखी अलग अलग, वैसे ही जनरल SSC की,
बेसिकली एसएससी पे आजकल आदित्य रंजन सर की ये वो ऐसे ही दिख गई मुझको, मैं देख रहा था वीडियो। तो उसमें मैंने कुछ बच्चों के कमेंट देखे, वहां पे देखा है जो टीचर्स हैं, टीचर्स भी हर एग्जाम को फिर एसएससी की मेरिट जारी इतनी, देखो एसएससी एग्जाम हो गया या आजकल बाकी ये एग्जाम भी हो रहे हैं ना, इनमें भी मेरिट इतनी हाई जाने लगी। हाई मेरिट जाने का कारण क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा हाई मेरिट जा रही, यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें इतनी नहीं जाती। ठीक है। अब ये एज लिमिट भी डीएसएसबी ने 30 साल रख रखी, सही है, यहाँ पे भी 30 साल रख रखी, क्योंकि टीचर्स भी जो टीचर हैं जो पढ़ रहे हैं, या यूजीसी नेट देखो, गेट देखो, उसमें इतनी नहीं जाती है मेरिट, क्योंकि वहां पे लेवल है पेपर का। एसएससी का लेवल 50 में 50, 50 में 50, 50 में 50 नंबर आ रहे, तो मतलब पेपर बनाना नहीं आ रहा है तुमको भाई, पेपर ले रहे तो कम से कम ऐसा तो लो कि वहां देखे। कारण ये भी कि जो टीचर है कई कई बार उनका सिलेक्शन भी हो गया, बार बार फिल करते रहते हैं। मैंने भी कर दिया था देखने के लिए भाई क्या है पेपर इस बार। वैसे मैंने 2-3 साल से कोई फॉर्म नहीं भरा था, ठीक है, केवीएस का इस बार भर दिया। 2019 के बाद मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि सारे पेपर पहले ही क्लियर हो गए थे, तो भरने की कोई जरूरत नहीं। फिर मैंने ऐसे ही भर दिया था इस बार। लेकिन अब देखा यार, अगर मान लिया हम फॉर्म भर देते हैं और वहां पे एग्जाम मान लिया क्लियर हो जाता है 1%, तो फिर क्या होगा, एक सीट बेकार जाएगी। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, वो दिन रात लगे रहते हैं। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें कि सर तो बहुत आज गुस्से में इसलिए यार, बच्चे केवीएस के एग्जाम के लिए 3 साल से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, कि वेट कर रहे थे आ जाए। 2019 में हुआ था, 18 में एग्जाम हुआ था, 19 में मतलब उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो ये देखो 4 साल से बच्चे वेट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, केवीएस का एग्जाम हो, उसके लिए मेहनत कर रहे। फिर उसमें चीटिंग की ऐसी वीडियो आ रही, फिर इतनी फीस ऑब्जेक्शन वगैरह, ये बच्चों के साथ इतनी मेहनत से जो करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ खिलवाड़ सा ही हो जाता है। ठीक है, चीटिंग वीटिंग होती रहती है, सही तरह से पेपर नहीं ले पाते, तो इसलिए वो हो रहा था। फिर अब देखो मान लिया बच्चे इतनी वो है, अब टीचर ही एग्जाम दिए जाएंगे, तो जो बच्चा इतनी 3-4 साल से मेहनत कर रहा है, जिसको रियली में नीड है, उसको तो जॉब मिल नहीं पाएगी। टीचर वहां पे सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस में है, बार बार कर ही रहे हैं। ठीक है। अब उनको तो जॉब करनी नहीं है, टीचर को तो बस वो सीट खराब कर रहे हैं ना। लेकिन अब जिसको मान लिया वो जो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वेटिंग में पड़े रहेंगे बंदे, तो वो जिनको 1 साल तक वेटिंग में मान लिया वो पड़े रहे, तो 1 साल की उनकी सैलरी देखो, और उनको तो 10-12 लाख रुपए का नुकसान हो गया ना, ठीक है, दूसरे बंदे का। तो ये अब मैंने सोचा मैं कोई फॉर्म नहीं भरूंगा यार, क्या बेकार, कोई फॉर्म नहीं भरना, ठीक है। भर दिया भी तो पेपर, अब जैसे मान लिया केवीएस का दे दिया, अगर सिलेक्शन हो गया तो इंटरव्यू इंटरव्यू देके फिर नहीं जाना, क्योंकि क्यों किसी की सीट खराब करनी भाई, जब करनी नहीं जॉब वहां पे। ठीक है, अगर करनी है तो या उस लेवल का, जिस लेवल पे पढ़ा रहे हो उसके मत फिल करो, उससे ऊपर लेवल कहीं और जाना है वहां पे फिल कर लो, या जो नहीं पढ़ा रहे आप उसमें, या कोई ऊपर लेवल का जो कर लिया उसमें बार बार जो आपका पास हो गया उसी को बार बार आप करते जा रहे। तो जिनका सिलेक्शन हो सकता है, जिनको नीड है, उसी का कर दे। यूजीसी नेट के लिए कर लिया हमने, अब हम दोबारा मान लिया फिल करते रहते हैं उसी को ही, तो उसमें लिमिट होती है, बस इतने कैंडिडेट लिए जाएंगे 6% में। अब टीचर ही वहां पे फॉर्म फिल किए जाएंगे, वो ही आ जाएंगे 6% में, जिनकी नीड है उनका नहीं हो पाएगा। तो अब ये मैंने बहुत सारे देखे बच्चों की, भाई यार सही बात कहते हैं, बच्चे भी जिनको नीड है, रियल नीड है, जिनका होना चाहिए, वो या तो वेटिंग में रह जाते हैं, या नेट एक जैसे एग्जाम में जहाँ पे क्राइटेरिया होता है कि इतने परसेंट बच्चों का ही सिलेक्शन होना, तो वहां पे वो रह जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है टीचर्स को मैं, बाकी को भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, भाई अगर तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो गया है तो तुम ना करो ऐसा एग्जाम हो जिसमें लिमिट नहीं है, मेरिट नहीं लग रही। जैसे मान लिया सी टेट है, एच टेट है, आप भर दो, 90 नंबर किसी के भी आए, चाहे 1 लाख बच्चों के आए, चाहे 10 लाख के आए, चाहे 1,000 के आए, सबका होना, तो वो करना हो वो दे लो। लेकिन कॉम्पिटेटिव में जहाँ पे सीट खराब हो रही है, ठीक है, गेट के या हमारे पास नेट के एग्जाम है, अगर आपने पहले क्लियर कर लिया तो मत करो। ठीक है, आपको अगर जॉब नहीं करनी, अगर करनी है तो कर लो, आपको जॉब करनी है, अगर नहीं करनी तो करना बेकार है वहां पे। ठीक है, वो किसी का भला हो सकता है, किसी दूसरे को जॉब मिल सकती है। अगर मान लिया आप जॉब ज्वाइन भी नहीं करते, वो वेटिंग में लगा हुआ है, वेटिंग में भी उसका साल खराब हो जाएगा फिर।
ठीक है। तो ये जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो आप इसको फिल कर लेना भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।